नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। मई में तेजी से चढ़ते पारे ने जीना मुहाल कर दिया है, तो तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा भी आई है। दरअसल पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पहले चुनाव आयोग ने कम वोटिंग की जानकारी दी थी, लेकिन पहले चरण के वोटिंग के 11 और दूसरे चरण की वोटिंग के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया वो इससे इतर निकला। फिर क्या था? हंगामा होना तय था। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 11 दिन बाद मतदान के आंकड़े जारी करने पर सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट ने भी इस पर शक जताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग पर जानबूझकर आंकड़े जारी करने में देरी का आरोप लगाया, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देरी को अस्वीकार्य करार दे दिया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने तो इसे नतीजों में गड़बड़ी से जोड़ दिया। वोटिंग नतीजों पर मचा ये घमासान इसलिए भी अहम है क्योंकि कल तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है, यानी कल तक आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान थम जाएगा। ऐसे में चुनावी आंकड़ों पर आशंकित विपक्ष के सामने नए सिरे से रणनीति बनाने की चुनौती है। करेंगे तमाम मुद्दों पर चर्चा। पहले देखिए इससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है। पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। तो रुझान हमें समझ में आ रहा है, उससे लगता है हमें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ये जो फिल्म था 400 पार का, ये फर्स्ट फेज में ही पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो चुका है। कितनी परसेंटेज वोट हुई वो 11 दिन के बाद आए और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं, हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। तो चलिए बहस की शुरुआत करेंगे जी न्यूज के साथ। इस समय मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। के शर्मा साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत शुक्ला चुनाव विशेषज्ञ जो इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद अमीन इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और टीएस कृष्णमूर्ति साहब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। के शर्मा जी का मैं इंतजार कर रही हूं, बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद अमीन साहब का रुख करना चाहूंगी जो कि इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आप पूरे विवाद को जानते हैं। मैं आपसे प्रक्रिया समझना चाहती हूं कि जब भी चुनाव होता है पोलिंग बूथ पर या एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? फॉर्म 17 में आप क्या क्या जानकारियां पोलिंग एजेंट्स को देते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स को देते हैं, वो आप बताइए पहले, फिर उसके बाद जो विवाद है उस पर तो चर्चा होगी। नहीं, मेरा ये समझ में नहीं आता है कि देश के चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन चुनाव कराने में बिजी है और उन चुनाव अधिकारियों को भी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की हिदायत रहती है। वो किसी भी, देखिए, इंटर स्टेट जाते हैं हमारे अधिकारी, चाहे वो ऑब्जर्वर हों, चाहे वो चुनाव अधिकारी हों, छोटे से बड़े लेकर फोर्सेस भी हमारी मूव करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ना तो किसी से कोई संपर्क होता है और 3 टायर हमारी सुरक्षा भी होती है। ठीक है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी सुबह में नहीं पता होता और पोलिंग पार्टी को ये नहीं पता होता कि किस पोलिंग बूथ पे जाएंगे वो।
ठीक है। वहाँ पर रैंडमली उनका रैंडम सिलेक्शन होता है कलेक्टर चुनाव अधिकारी के प्रेजेंस में, और रैंडमली जो है हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अपनी टीम के साथ में बसों में बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है। और इस तरह की जब व्यवस्था की जाती है, 3 साल तक हमारे अधिकारी वहाँ पुराने नहीं रखे जाते हैं, और सब पहुँचने के बाद वहाँ चुनाव के लिए जब जाते हैं तो ईवीएम का जब सवाल है कि ईवीएम भी अगर ख़राब होती है तो हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट पीछे होता है, और 4-5 पोलिंग स्टेशन पे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। इमीडिएटली हमारी ईवीएम मशीनें चेंज कर दी जाती हैं, और जो समय होता है वो समय वोटर्स के लिए निर्धारित है। अगर वो रुकता है तो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी बुक में मेंटेन करता है, डेली डायरी में, और वो चुनाव चाहे रात के 10 बजे या 12 बज जाए, चुनाव पूरा होता है। इस तरीके से समझदार लोगों को हु एंड क्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रही है। अमित जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, और मैं इसीलिए आपसे दूसरा सवाल ले रही हूँ, मुझे और राजनीतिक दलों के मेहमानों का रुख करना है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि पहले अमूमन ऐसा देखा गया है कि 1 से 2 दिन का मैक्सिमम समय लगता है। आज चुनाव पूरा हुआ, अगले दिन शाम तक, और नहीं तो उसके अगले दिन शाम तक पूरा डेटा आ जाता है, परसेंटेज भी आ जाता है और वोटर्स का नंबर भी आ जाता है। लेकिन इस बार वोटर्स का नंबर तो अभी तक नहीं आया है, परसेंटेज आया, और जो परसेंटेज पहले आया था उसमें अब 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या ये डेटा कंपाइलेशन में डिले हुआ है? और अगर ये डिले होता है और ये इतना नॉर्मल है, तो ये पहले के चुनावों में क्यों नहीं हुआ, इसी बार क्यों हुआ? भाई देखिए, पहले तो अगर कोई बात हो जाती थी तो बाद में उसका अमेंडमेंट दिया जाता था, लेकिन ये इस वक्त आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे चुनाव अधिकारियों को बुलाया और समझा क्या ईवीएम है, क्या वीवीपैट है, इस तरह की चीजें, और हिदायतें भी दी हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन अब जो हमारे अधिकारी हैं वो फूक कर कदम रख रहे हैं, और सही जानकारी दी जाए पब्लिक को, डोमेन में डाला जाए और नेट पे डाला जाए। जहां तक सवाल है, देखिए आप इस बात से तो एग्री करेंगे, और सारे जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, पार्टियां, वो इस बात को एग्री करेंगी कि हर पोलिंग स्टेशन पे उनका एक पोलिंग एजेंट होता है, जिसको कि लास्ट में 17 फॉर्म सी दिया जाता है, और उसमें मेंशन होता है कि कितने वोट। और जहां तक 17A का सवाल है, रजिस्टर पे साइन करता है वोटर और सिग्नेचर करता है, उसमें उसका नंबर होता है, नाम होता है और सिग्नेचर करता है। अमीन जी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मैं उनको इंतजार नहीं करवाना चाहती हूँ। टीएस कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए। अमीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और आज एक ऐसा कंफ्यूजन वोटर के सामने खड़ा हो गया है कि उससे मन में चाहे वो झूठा हो और चाहे सच्चा हो, एक संशय खड़ा कर दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग परसेंटेज था उसको डिले किया, 11 दिन लगाए, और अब वोटिंग परसेंटेज बदलने से सवाल खड़ा हो गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और इस पर आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या है इसमें, क्या ये ऐसा नॉर्मल होता है? जी देखिए, हमारा इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये सब हमारा मैनुअल में भी दे दिया है। देखिए, हर एक पोलिंग स्टेशन से, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 20,000 पोलिंग स्टेशन है, तो हर एक पोलिंग स्टेशन से उन्होंने मैसेज उनका स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजना है। लेकिन कभी समय तुरंत नहीं जाता है, थोड़ा फर्क होता है। दे करेक्ट द पीरियोडिकल फिगर्स, और ये सब स्टेट लेवल में कंपाइल होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देते हैं। तो इसमें थोड़ा फर्क होता है, लेकिन वोटर इंफॉर्मेशन, वोटर टर्नआउट सब हमारा वेबसाइट में पीरियोडिकली करते हैं। ठीक है। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सम डिले इन पोलिंग स्टेशन, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो करना है। इसमें कुछ संदेह डाउट करने के लिए कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें सब डिजिटलाइज है, और इसमें कुछ फर्क होने के लिए फर्क हो सकता है, लेकिन वो बिकॉज पोलिंग स्टेशन से फिगर तुरंत नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा टाइम हो जाता है। लेकिन एक ही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ कृष्णमूर्ति जी, मुझे ये बताइए क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो गया, नहीं तो मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्षम है हिंदुस्तान का, और कराता रहा है आज तक।
सवाल मेरा ये है कि जो आप फॉर्म 17C देते हैं वो सारे जितने पोलिंग ऑफिसर, तमाम जो राजनीतिक दलों के जो वहां पर ऑब्जर्वर्स रहते हैं, आप उनको भी देते हैं। उसमें क्या क्या सूचना दी जाती है? क्या नंबर ऑफ ईवीएम्स बताया जाता है, नंबर ऑफ वोटर्स टर्नअप बताया जाता है, नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज बताया जाता है? क्या क्या जानकारी उस फॉर्म 17C में रहती है? फॉर्म 17C में कितने वोटर्स आए हैं, कितना वोट दिए हैं, वो सब उसमें देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे गिव ऑल दिस डिटेल और सब में सही करके देते हैं। तो इसमें कुछ शक होने के लिए क्या संभावना भी नहीं है। क्यों थोड़ा डिले होता है पता नहीं है, क्योंकि इट इज मे बी ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल रीजन, लेकिन सब इंफॉर्मेशन वोटर्स फॉर्म 17C में देते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आरोप ये लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं तो आप ये भली बात ही जानते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि साहब जो इन्फॉर्मेशन 1 से 2 दिन में आ जाती थी, उस इन्फॉर्मेशन में 11 दिन लगे और इन्फॉर्मेशन को बदला गया। इस पर क्या जवाब देंगे आप? 11 दिन हो गया, एक फर्स्ट फेज में बोलते हैं। मेरे ख्याल में बिकॉज दे हैव रीचेकिंग ऑलरेडी गिवन इन द वेबसाइट में जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उनको रीचेक करके दिए हैं। इसमें डेलिबरेट डिले नहीं है, लेकिन दे हैव वेरीफाइड एंड बिकॉज देयर वाज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द नाइट एंड द डे, इसी कारण से उनको वेरीफाई करके दिया है। इसमें मुझे कुछ रॉन्ग नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है कृष्णमूर्ति जी, आप बने रहिए। और अब मैं सापरा साहब आपका रुख करना चाहूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने सुन लिया, अधिकारी इलेक्शन कमीशन के जो हैं उनको भी आपने सुन लिया। अभी भी कोई शक है? कभी ईवीएम, कभी डेटा में डिले, हमेशा क्या इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए? संस्था के ऊपर से अगर आप विश्वास उठाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा? जनता किधर जाएगी? देखिए शोभना जी, मैं कृष्णमूर्ति साहब का और दूसरे जो पैनल पर बैठे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के बंदे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने सारी चीज बताने का प्रयास किया। आपने भी कहा 17C फॉर्म का आपने जिक्र किया, और आपने कहा कि उन्होंने बताया कृष्णमूर्ति जी ने कि उसमें सारा बूथ वाइज डेटा आ जाता है कि कितनी वोट्स यहां पर पोल हो गई है। अब जब आपके पास में डेटा आ जाता है, ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के 11वें दिन इलेक्शन कमीशन आंकड़े दे रही है, जबकि चुनाव 1950 से हो रहे हैं। और जब लालटेन में गिनती होती थी ना, जब लालटेन की रोशनी में, तब भी इतना लेट नहीं होता था। और आमतौर पर देखा गया है कि 24 घंटे में या 36 घंटे में वो जो अनुमानित आंकड़े आते हैं या फिक्स आंकड़े आते हैं वो इलेक्शन कमीशन दे देती है। लेकिन 11 दिन के बाद और दूसरे फेज के 4 दिन के बाद में जब ये आंकड़े आते हैं, और वो आंकड़ों में भी फर्क है। मैं आपको आंकड़े पढ़ के बता देता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं अनुमानित और फाइनल मतदान के जो परसेंटेज। नहीं, मैं 3 राज्यों का खाली बताता हूं, धैर्य रखिए ना, जब बुलाया तो सुनिए मेरी बात को। बिहार के अंदर जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहां पर 4.54% का फर्क है। महाराष्ट्र के अंदर 8.37, कितना बड़ा फर्क है, 8.37% का फर्क है। पश्चिम बंगाल में 5.14% का फर्क है। यानी अनुमानित आंकड़े और मतदान का एक्चुअल नंबर जो है, ये परसेंटेज दिया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन हो गए कि फाइनल काउंट नंबर का नहीं दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनकी कमजोरी है। जब डिजिटल इंडिया ना, नरेंद्र मोदी जी और सारे लोग हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया होने के बाद भी आपको इतने दिन लगते हैं वो भी परसेंटेज देने के लिए, आप आंकड़े नहीं देते हो। और दूसरी बात, विपक्ष जो है ये सवाल उठाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इस पे कोई सवाल नहीं उठाती है। यानी चुनाव तो बीजेपी का भी हुआ है ना, लेकिन वो इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते कि इलेक्शन कमीशन 11 दिन के बाद में क्यों आंकड़े दे रही है या 16 दिन के बाद क्यों आंकड़े दे रही है। उन्हें सब कुछ चलता है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं है इसके अंदर। जिस तरह से आपने 7 चरण के चुनाव किए हैं, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, आप भी जानते हैं कि फॉर्म 17C में हर तरह की गिनती जो होती है वो लिखी हुई होती है, और वहां पे आपके जो प्रतिनिधि हैं विपक्षी दलों के या सत्ताधारी पक्ष के, वो सब वहां पर मौजूद रहते हैं, सब नंबर है। अब आपने कहा कि वोटर का नंबर नहीं दिया जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं ये आप जानते हैं, परसेंटेज आ गया है, नंबर तो बहुत सीधा सा गणित है। लेकिन अमीन साहब आपके सवाल पर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अमीन साहब। उसके बाद आऊंगी मैं शर्मा जी आपके पास, के शर्मा साहब, बोलिए अमीन जी। देखिए सापरा साहब, आपको तो ये पता है कि आपने वोट डाला है,
और मैं समझता हूं कि वोटिंग की प्रक्रिया में भाग भी लिया है। जहां तक सवाल है 17A का मैं जिक्र कर रहा था, ये सबसे पहले वोटर जो आकर साइन करता है और कहता है कि मैंने यानी वोट डालने के लिए, उसका ये प्रूफ हो गया। जब हमारी ईवीएम मशीन सील होती है, उसी के साथ 17A फॉर्म जो है वो उसी के साथ सील कर दिया जाता है। और जहाँ तक सवाल इस बात का आप ये कह रहे हैं कि देरी का, तो देरी के मामले में तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स है पूरे हिंदुस्तान में, वो जब चुनाव हो रहा होता है तो वो आते हैं हर पार्टी का, एक पार्टी नहीं हर पार्टी का आता है वहाँ पर, और उसके सामने 17C पर्चा दे दिया जाता है और उसके सामने सारी ईवीएम मशीन लॉक एंड की में स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और उनको दिखाया जाता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। जी आपके पास ये जो बात आप कह रहे हैं वही मैंने भी कही थी कि नहीं वो नहीं बताएं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा पर आंकड़े क्यों नहीं आए, मैं बताऊंगा। और सुनिए डिजिटल इंडिया स्ट्रांग रूम, सुनिए अरे सुनिए साहब, स्ट्रांग रूम में ताला लगता है, एक मिनट, और डिजिटल इंडिया में सिग्नेचर होते हैं, सारे सिग्नेचर। विपक्ष को इतनी परेशानी हो रही है, वो इस डिले पर उंगली उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं कि भाई उनको कोई शिकायत नहीं है, जवाब दीजिए। पहली बार लग रहे हैं, पहली बार 7 वर्षों में। ऐसा है कि विपक्ष के पास जब उनको पता है हताश, निराश, बौखलाहट में है, तो वो तो इस तरह के आरोप लगाएंगे। आज पहली बार चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं क्या? ये तो चुनाव आयोग को एजेंट से लेके नहीं पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। और इसी ईवीएम पे ये प्रश्न उठाते थे जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारा निर्णय दे दिया, तो अब इनका ईवीएम पर कब बहाना खत्म हो गया। अब ये कैसे ठिकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम में चेंजेस हो गया जी और हम चुनाव हार गए। अब तो चुनाव हारेंगे तो मानना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी की जो है नेतृत्वहीनता है उसके कारण हारे हैं और इनकी पार्टी के प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। तो अब बहाना बनाने के लिए देश के अंदर एक नई भ्रांति पैदा करने की कोशिश है। 2 पूर्व चुनाव आयुक्त और अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बहुत स्पष्टता से उन्होंने जानकारी दी है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है इसके आगे। लेकिन मुझे इतना भी एक चीज मैं और ऐड कर दूं जो अमीन साहब बोलना चाहते थे, जिसको शायद आपने रोक दिया, कि जब काउंटिंग होती है ना, तो इस 17C फॉर्म जो 17A फॉर्म है और 17C जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म वहां ओपन होते हैं और सभी पार्टी के एजेंट वहां बैठे होते हैं, जिनके पास पहले से वो चार्ट जब वो वोट पड़ा होता है, सील होता है, तब होता है। और ये उसके लोकसभा प्रत्याशी के पास भी होता है। तो वो उस समय मिलान होता है, मिलान होके ही उसकी काउंटिंग होती है। तो अब क्या है कि इनके जो है बहाने अब चलेंगे नहीं, तो इनको अब नया बहाना ढूंढना है। और इनके लिए तो देश की कोई संवैधानिक संस्था सही नहीं है। जो कुछ है 24 अकबर रोड, शोभना जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके अलावा कोई सही तो नहीं। आपके पोलिंग होते हैं, पोलिंग जो एजेंट्स होते हैं, क्या उन पर भी भरोसा नहीं है आपको? उनके पास तो सारा जो 17A और 17C फॉर्म की बात की गई, छोटा सा जवाब, फिर घनश्याम जी का रुख। हाँ शोभना जी, मेरे बहुत सीधे प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये वोटिंग परसेंटेज का बवाल है ना, ये चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप सीधे सीधे 2 बात का उत्तर दे दीजिए कि डिजिटल इंडिया होते हुए आपको 11 दिन या 16 दिन क्यों लग रहे हैं आंकड़े देने के लिए? ये कोई उत्तर नहीं दे रहा, ना तो बीजेपी का प्रवक्ता दे रहा है, ना इलेक्शन कमीशन जवाब दे सकता है ना। फिर मुझे ये एक मिनट मेरी बात तो होने दो ना। फिर दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष के राज्य है जहां पर बीजेपी हारने वाली है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज में 8.37 और 5 सुन लिया, ये आपका आंकड़ा सुन लिया। मुझे राजीव रंजन जी का रुख करना है। राजीव जी क्या कहेंगे? विपक्ष हमलावर है, 10 से 11 दिन लग गए, आपकी पार्टी को कोई एतराज नहीं? जो आंकड़ा 2 दिन में आ जाता था इलेक्शन कमीशन का, वो 11 दिन आ रहा है और परसेंटेज बदल रहा है। हालांकि उसमें होता है कि भाई इस डेटा में करेक्शन हो सकता है, ये लिखा हुआ होता है उस फॉर्म में, सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्योंकि फिर बारीकी के साथ कैलकुलेशन की जाती है। राजीव जी, देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर के तमाम कयासों और अटकलबाजियों पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। कई ऐसे अवसर थे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम की विश्वसनीयता को जांचने का अवसर भी इन्हें प्रदान किया, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाया। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देता हूं। 2014 सबसे निराशाजनक प्रदर्शन पार्टी का हुआ। 2014 में हम लोगों को पार्लियामेंट की 2 सीटें केवल मिली और 16% से थोड़ा ज़्यादा वोट्स मिले, लेकिन हमने उस समय भी ईवीएम की गुणवत्ता पर और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े किए। ठीक है। जीत हो या हार हो,
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ईवीएम के पहले का जो बैलेट का दौर है, हम लोग उस दौर में चुनाव लड़ते रहे और देखते रहे हैं किस तरह से जनादेश का अपहरण होता था। उस दौर को याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं, इसलिए कि वर्षों वो अदावत, दुश्मनी और जिस तरह से मतदान केंद्रों पर भारत पाक सीमा विवाद की तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी, उससे ईवीएम के दौर में काफी हद तक लोग राहत महसूस करते हैं। ठीक है। और 140 करोड़ लोगों का देश है, इतनी बड़ी संख्या में मतदाता इस देश में है, तो निसंदेह इससे बेहतर और पारदर्शी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसी अटकलबाजियों का और बयानों के जरिए आप तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल मत खड़े। ठीक है, मैं एक बार कृष्णमूर्ति जी का फिर से रुख कर लेती हूँ। कृष्णमूर्ति जी चले गए, चलिए ठीक है। मैं घनश्याम जी अपनी बात रखिए, क्या आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं? ये जो आंकड़ों का परिवर्तन देखने को मिल रहा है वोटिंग परसेंटेज में, और ये जो 11 दिन का वक्त लगा है, या आपने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी सुना, आप सहमत हैं उनसे? नमस्कार शोभना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का दौर देश में धांधली का, सिस्टम में धांधली का सबसे बड़ा दौर है। हर कदम पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धांधली नहीं है, धांधली हुई। चंदा लो धंधा लो मॉडल में इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली हुई। अब मीडिया रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए का खर्च किए अपने पार्टी के शान शौकत में, जिसमें से 60,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। चुनाव आयोग ने कभी नहीं पूछा। दूसरी बात, जिस तरीके से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें धांधली हो रही है। चुनाव आयोग नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन धड़ल्ले से हेट स्पीच क्यों दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से प्रतिदिन धड़ल्ले से हेट स्पीच क्यों प्रसारित की जा रही है, चुनाव आयोग नहीं पूछता। तीसरी बात, ये जो 5 से 7% की बात की जा रही है, हमारे देश में वर्तमान चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स हैं, 97 करोड़। 5 से 7% का मतलब होता है लगभग 6 करोड़ वोट। और जिस दौर में व्हाट्सएप पे तुरंत चीजें सामने आ जाती हैं, उस दौर में अगर चुनाव आयोग नहीं बता रहा और उसके बाद 10 दिन बाद, 11 दिन बाद बताएगा कि 6 करोड़ वोट का अंतर आ सकता है, तो इससे बड़ी धांधली की शिकायत देश की जनता को कुछ हो नहीं सकती प्रैक्टिकली समझिए ना घनश्याम जी, बार बार जब धांधली, एक सेकंड, मैं किसी को टोक नहीं रहा था, बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे भारतीय जनता पार्टी जाके छुप जाती है, वो कितना बड़ा धोखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं कि अरे ये तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने लागू की। जो पार्टी चंदा लो धंधा लो की विश्व चैंपियन बन चुकी है, वो 13,000 करोड़ का चंदा तो अपनी बुक्स में दिखाती है 10 साल में, जो 70 साल में नहीं जमा किया। घनश्याम जी मुद्दे पर रहिए ना, और ये मुद्दा बड़ा है। घनश्याम जी समझिए, अगर इस देश की जनता के मन में इतना अविश्वास पैदा हो जाएगा तो ये बेहद चिंता का विषय है। इसलिए इस मुद्दे पर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, आपका पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ पर रहता है कि नहीं? नहीं, आप पहले ये बताइए कि आपका पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ पर रहता है कि नहीं? जवाब तो दीजिए ना। ऐसे नहीं, घनश्याम जी बताइए, आपका पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ पर रहता है कि नहीं? आप अपने तर्क को चौथी बार दोहरा रही हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं। इसी तर्क के साथ आपने बहस शुरू की थी, तो मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मामले में इनको क्लीन चिट दे दी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईवीएम की वर्तमान व्यवस्था है संपूर्णतः पारदर्शी है, कुछ और करने की जरूरत नहीं? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में यह कहा गया है कि और भी चीजें करने की जरूरत है, जो कि इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। सवाल बड़ा साधारण सा है, हमारा पोलिंग एजेंट हो या ना हो, आज 2 इलेक्शन कमिश्नर का बयान सामने आया है, कुरैशी जी का बयान सामने आया है, अन्य इलेक्शन कमिश्नर का बयान सामने आया है, जो कहता है कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए मतदान के दिन या उसके अगले दिन कितने वोटर्स उस केंद्र में थे, उस लोकसभा क्षेत्र में थे, उस राज्य में थे, उनमें से कितने लोगों ने वोट दिया। ये काम 2, 3, 4, 5 घंटे का है। 10-11 दिन का काम धांधली का होता है। जिस देश में पेपर लीक होता है, जिस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला होता है, वहां पे हर चीज। ठीक है, सुन लेते हैं। शर्मा जी जवाब दे दीजिए, शर्मा जी जवाब दे दीजिए। काफी सारे। फिर मैं देखिए, मेरे साथ एक मेहमान है अजीत शुक्ला जी, अभी तक मैं उनका एक भी बार रुख नहीं कर पाई हूँ। शर्मा जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं उनका ऐसा है जी। इनको तो इस बात का भी भ्रम है कि ये इस देश में रहते हैं, इस बात का भी भ्रम हो गया इस 10 साल के अंदर। ये विपक्षियों को तो इसका भी भरोसा नहीं कर पा रहे, और नहीं होगा इनको, क्योंकि इनको क्या है, हार साफ दिख रही है। जितने आप देख रहे हैं, इतने जो है वरिष्ठ लोग बैठ के चुनाव कमीशन के, उन्होंने स्पष्टता की, और ये कोई पहली बार नहीं है।
यदि आप पूरे चुनाव प्रक्रिया को, पिछले भी यदि चुनाव प्रक्रिया को देखें तो जितने चरण के चुनाव के जो प्रतिशत बताए जाते हैं और चुनाव के काउंटिंग के बाद जो प्रतिशत आता है उसमें भी अंतर आता है। उसमें भी बताया जाता है काउंटिंग के बाद कि कंप्लीट ये है। वोट जितने पड़े उससे ज्यादा कोई वोट बढ़ा नहीं सकता, उसमें कोई कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि उसके डाटा आपके लोकसभा प्रत्याशी के पास ऑलरेडी है। विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष हो, कोई प्रत्याशी उसको पता है कि मेरे लोकसभा में, क्योंकि फॉर्म सी उसके पास भी आता है, उसके डिटेल्स आते हैं उसके पास, तो ये कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इनको जनता के अंदर भ्रम पैदा करना है, लोगों को बहकाना है, देश की संस्थाओं को बदनाम करना है ताकि भारत बदनाम हो। ठीक है, और इनकी नियत यही रही है हमेशा से। और ये चीज आज स्थिति ये है, वोट की तो ये बात कर रहे हैं शोभना जी, नोट की बात नहीं कर रहे हैं। जो झारखंड में अभी जो 25 करोड़ एक मशीनें फेल हो गई, सुन लीजिए, मशीनें फेल हो गई इन कांग्रेसियों के और गठबंधन दलों के, इनके नेताओं के घरों से जो पैसे मिल रहे हैं, नोट गिनते गिनते मशीन फेल हो रही है। ठीक है, 300 करोड़ रुपए इस कांग्रेसी सांसद के घर से पकड़ा गया। कैस आज जो देख रहा है देश, 10 सेकंड का जवाब, ये उस नोट पे बात नहीं कर सकते। मैं आऊंगी आपके पास। देखिए अजीत शुक्ला जी के पास में एक भी बार नहीं आता। अजीत शुक्ला जी का रुख कर रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। अजीत जी, इस पूरी बहस को आप सुन रहे, आपने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी सुन लिया, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को भी सुन लिया, क्या राय आपकी है? क्योंकि आप सी वोटर से ताल्लुक रखते हैं, आप चुनाव को जिसे कहा जाए बहुत नजदीक से लोगों के बीच जाकर देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, अगर विश्वसनीयता की बात की जाए अगर, तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ एक स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 11 दिन क्यों लगे, क्योंकि एक ये लंबा समय हो गया और इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो इलेक्शन कमीशन को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इतना लंबा समय क्यों लगा है। मेरा कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर कोई नहीं है। अब कर्नाटका के रिजल्ट्स आए, उस समय में तो कांग्रेस जीती, अगर हिमाचल के रिजल्ट्स आए उस समय तो कांग्रेस जीती, जबकि वहां पे 70%, हाँ तो हाँ यही इलेक्शन, तो उस पर कोई नहीं, विश्वसनीयता में मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 11 दिन क्यों लगे। ठीक है, अमीन जी मेरे साथ बने हुए हैं। अच्छा घनश्याम जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए, फिर मैं अमीन जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अधिकारी है इलेक्शन कमीशन से, तो ये 11 दिन का समय क्यों लगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जी घनश्याम जी, दो तर्क हैं, संक्षिप्त एक वाक्य में उनका जवाब दूंगा। जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी के घर 20 करोड़ 25 करोड़, सोचिए 25 करोड़ रुपए काउंट करने में मशीन फेल हो रही है, जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मीडिया में आरोप लग रहे हैं 80,000 करोड़ जमा करने का और खर्च करने का, उनकी अपनी बुक्स कह रही है 13,000 करोड़। आप आरोप लगा उसमें सकते कितनी हो, मशीन यहाँ तो लगेगी? कैश दिख रहा है, उसमें कितनी मशीन लगेगी? आरोप की बात 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लो धंधा लो का व्यापार शुरू किया। मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था। देखिए ये 13,000 करोड़, 80,000 करोड़ मत कीजिए ना। अगर किसी भी राजनीतिक दल में, अगर किसी भी राजनीतिक दल में एक नेता करप्ट है तो क्या पूरी पार्टी करप्ट हो जाती है? आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेताओं का इतिहास रहा है, मैं नाम नहीं कर रहा हूं। ये थोड़ा सा इस तरह की भाषा को मैं चोरों की जमात जैसी भाषा का इस्तेमाल 13,000 करोड़ का ये इस तरह की भाषा की चंदा जमा करने वाली पार्टी, जेल से बेल पे वहां बैठे 80,000 करोड़। चलिए अच्छा ठीक है, मैं अमीन जी का रुख कर लेती हूँ। अमीन जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, अमीन जी आप कह रहे हैं कि बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है, चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, हमारा सवाल बिल्कुल उस पर नहीं है, लेकिन सवाल हमारा ये भी है कि जब इतने बड़ा संस्थान, लाखों लोग लगे हुए हैं इस समय चुनाव आयोग के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, फिर 11 दिन, ये तो अब ईवीएम का जमाना है, टेक्निक इतनी हाई हो चुकी है, कंप्यूटर का जमाना है, 11 दिन, और सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है। इस 11 दिन की क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? मैं एक बात कहूंगा, इसमें मैं किसी को बोलना नहीं सुनना चाहता, मैं जो बात कहूं पहले सुन लीजिएगा आराम से। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने क्या कहा, इससे पहले जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने यही कहा था, आरोप लगाया था कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। लेकिन उनको मैंने उस वक्त भी यही कहा था, डिबेट आप उठा के देख लीजिएगा कि पिछले उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था बंगाल का, उससे 10 साल पहले कौन एक कमीशन के लोग थे,
कमीशन की मशीनें थी, कमीशन के अधिकारी थे, और चुनाव हुआ, वो 2 बार वहाँ मुख्यमंत्री बन चुकी थी और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जब वो बाई इलेक्शन में जीती हैं दोबारा, फिर वो शांत हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन कहीं पर बेईमान नहीं है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो ह्यू एंड क्राई मचा हुआ पूरे देश में, इतना बॉन्डर मचाया जा रहा है सबके द्वारा, डाटा उसके बारे में एक सेकेंड इस डाटा से ये कहा जा सकता है कि बेईमानी हो रही है, ठीक है, बेईमानी के कारण। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, जो सुनिए, जो सारे दल हैं उन दलों के पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको मशीनें दिखाई जाती हैं, रैंडमली चेक कराई जाती हैं और फॉर्म 17 दे दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रांग रूम में उनको दिखा के रखा जाता है, सील सिग्नेचर होता है, और बाहर जो ताला लगा होता है स्ट्रांग रूम पे, उस पर भी सिग्नेचर होते हैं। जब गिनती के लिए लोग जाते हैं उस वक्त भी हमारी पूरी टीम होती है, पूरा वीडियोग्राफी होती है और उनके सिग्नेचर दिखाए जाते हैं, मशीनों को दिखाया जाता है। उसके बाद चुनाव की गिनती शुरू होती है। मैं एज ऑब्जर्वर रहा हूँ चुनाव कराने के लिए और गिनती कराने के लिए भी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर डाटा किसी वजह से डिले है, ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये जो ह्यूमन क्राइम मचा है उसको टाइमली दे देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है। कमीशन ने कहीं ना कहीं मौका दे दिया है, मौका दे दिया है, गलती हो गई इलेक्शन कमीशन, दे देना चाहिए था। सुनिए, उनको दे देना चाहिए था, उनको दे देना चाहिए था। तो ये सब हुआ क्राई नहीं मचता। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मैं तो 100% श्योर हूं कि कहीं बेईमानी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसको मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। देखिए, कभी आप कहते हैं कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, हार्डवेयर हैक हो जाता है, तमाम चीजें लेके आप सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंचे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब कहा जा रहा है कि साहब ये जो डेटा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया इसमें घालमेल है। तो आपको नहीं लगता कि, और कुछ राज्यों में चुनाव आप जीते और इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या इस तरह के जो आरोप लगते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये मतलब अब वोटर भी इन सब चीजों से परेशान होता होगा? कोई आधार आपके पास नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ आपके पास नहीं है। हाँ, मोहम्मद अमीन साहब ने जो उत्तर दिया है वो राजनीतिक उत्तर से मिलता जुलता उत्तर उन्होंने दिया, किसी अफसर का उत्तर नहीं दिया उन्होंने। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, कांग्रेस पार्टी, बीच में मत बोलिए, आप किसी पार्टी के मैंने प्रोसीजर बताया, आपके बीच में नहीं बोला था, प्रोसीजर बताया, आपके बीच में नहीं बोला था, पूरा प्रोसीजर बताया, उत्तर दे रहा हूँ, मुझे बेईमानी बताइए, आप राजनीतिक उत्तर मत दीजिए, कहां पे हुई? आपके राजनीतिक उत्तर को एक्सपोज कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मुझे बोलने देंगे तब ना, के बीच में बोलेंगे। हाँ, सुनिए, अभी मुझे बताइए प्रोसीजर में कहां गलत है? कुछ राज्यों के चुनाव, अरे मेरे भाई अमीन सुन लो ना। देखो, ऐसा है, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव जीती भी है तो वहां पर 11 दिन के बाद में परसेंटेज के आंकड़े नहीं आए थे। वहां पर जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े थे वो कोई 16 दिन के बाद नहीं आए थे। आज सवाल इस पे उठ रहा है। अरे बोलो, चुप रहो, मैंने पहले ही कहा, चुप रहो जरा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले ही कहा। साहब, ये गलत तरीका है बात करने का। ऐसे दो पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस पर बात कर रहे हैं तो वो दिखने चाहिए। चुप रहो, ये इसलिए हार रही है, ये गलत तरीका, इसलिए हार रहे हैं, इसलिए आप हार रहे हैं, तमीज़ी करने से हार रहे हैं। चलिए अमीन भाई, शर्म आनी चाहिए। अमीन साहब, इस तरीके के कमेंट्स कृपया ना करें। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये 4 जून को पता चल जाएगा। इस तरह से भाषा नहीं। चलिए सापरा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना जी, ऐसा है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अगर ये पढ़े लिखे तो मैं भी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट। बिल्कुल ठीक है, अमीन साहब एक एक कर बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी। सापरा साहब अपनी बात रखिए। अभी अमीन साहब शांत रहिए। सवाल ये है कि अगर हम कुछ राज्यों में जीते भी थे तो वहां पर 11 दिन के बाद में कोई परसेंटेज नहीं आया था, और अगर आज 11 दिन के बाद आया है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है लोकतंत्र के अंदर कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और कारण बताए। अगर जनता या विपक्ष की आवाज ये आ रही है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुलासा करे, तो इलेक्शन कमीशन खुलासा क्यों नहीं करना चाहता? सत्ताधारी पार्टी को यह सब चलता है। मतलब आप हर चीज पर 1 सेकंड में ट्वीट पर का रिप्लाई देते हैं, लेकिन 11, 16 दिन के बाद में आंकड़े आए, या आंकड़े आज तक भी नहीं आए हैं, ये तो खाली परसेंटेज आई है। तो सत्ताधारी पार्टी को चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शक तो आएगा ना। लोकतंत्र के अंदर सबको इजाजत है
कि भाई सत्ताधारी पार्टी और इलेक्शन कमीशन का कहीं घालमेल तो नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रश्न चिन्ह दे रहा हूं। शर्मा साहब, प्रश्न चिन्ह का उत्तर या तो इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। पूछना चाहता हूं, जवाब दूंगा आऊंगी अमीन जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। के शर्मा साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास। हाँ शोभना जी, मैं इतना ही कहूंगा जी कि एक बार अपने जो पीछे रिसर्च टीम है उसको एक बात यदि आप कहें तो बहुत स्पष्टता हो जाएगी आपकी डिबेट में कि तेलंगाना का जब चुनाव हुआ और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जो चुनाव आयोग का डाटा है और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव आयोग का डाटा है, दोनों में 3.5% का लगभग अंतर है। यही स्थिति कर्नाटक के चुनाव में है। तो क्या हुआ था उसमें? जो डाटा दिया था चुनाव आयोग ने चुनाव की गणना के बाद उसमें 3.5% में फर्क है कि नहीं? उसमें क्या है? उसमें 3.5% और 8.5% में फर्क है कि नहीं? 5% का फर्क है। आप सुन लो, 3.5% राज्य के लिए बहुत होता है। तो जवाब दीजिएगा ना। अब आप बदतमीजी करने आ गए। आप पढ़े लिखे हो मूर्ख हो, अब पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो? राज्य में बहुत होता है तो देश के चुनाव में बहुत नहीं होता है। नहीं, अभी दूसरे को सिखा रहे थे पढ़ा लिखा, होता है। आप बदतमीजी करने के लिए आ गए। अनपढ़ व्यक्ति ये बताओ, अरे बदतमीज आदमी पहले ये तो बता। 8.5 ज्यादा है कि क्या है? ये ठीक नहीं है सापरा साहब, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप व्यक्तिगत मत होइए ना। इतनी अच्छी जगह चल रही है, इसको अच्छे से अपने तर्क रखिए ना। शोभना जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं सापरा साहब आऊंगी आपके पास, आपके पास आऊंगी। शर्मा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास। शर्मा जी रखिए अपनी बात। दूसरे को शिक्षा दे रहे थे अभी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए शर्मा जी। नहीं, अभी ये दूसरे को शिक्षा दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए। मैंने तो बीच में नहीं बोला, तो ये क्यों उसमें आ गए बीच में बोलने के लिए? हाँ, नहीं अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए। तो ये अनपढ़ नहीं तो और क्या होंगे? दूसरी बात रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको क्या है, तेलंगाना में आप देखिए, कर्नाटक का देखिए। मैंने अभी भी कहा कि जितने भी अभी 7 चरण के चुनाव में जितने परसेंटेज आएंगे, काउंटिंग के बाद देखिएगा तो निश्चित तौर से उसमें 3% के डिफरेंसेस आते हैं। और आज ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है शोभना जी, इतिहास से इसमें चलता, ये तो रेगुलर की प्रक्रिया है। लेकिन वोटों में और गिनती में कहीं अंतर नहीं होता। आज तक एक उदाहरण नहीं आया कि ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं और जो फॉर्म सी में 17C में लिखा है उसमें कोई डिफरेंसेस आया हो। और यदि आता है तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल ठीक है। वही बात चुनाव आयुक्त के बाद आप बार बार जो कह रहे हैं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन दिन भर में आपके 4 बार शिष्टमंडल मिलता है, उनसे 4 बार मिलता है। तो एक बार ये शिष्टमंडल भेज के पूछ लीजिए कि भाई ये चीज क्यों है। 4 बार शिकायत करने के लिए तो रोज टाइम लेके जाते हो आप, तो इसमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? हाँ। क्योंकि आपको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, सापरा साहब अपनी बात रखिए, फिर घनश्याम तिवारी के पास आऊंगी, और इनका जो है खुलापन बाहर हो जाएगा। जल्दी से, ठीक है, टाइम मेरे पास कम खत्म हो जाएगी, मेरे पास टाइम कम है। सापरा साहब जल्दी से शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए। नहीं, देखिए इन्होंने जो तेलंगाना की बात की ना, उसमें 2% से ज्यादा नहीं था, और 2% और 8.5% में बहुत बड़ा अंतर है। कहां का 8.5% का अंतर आ जाता है? कहां का 8.5% ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। 8.5% अरे 8.5% महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर। अरे बेटा सुनो, अभी मैं पूरे आंकड़े देता हूँ। चलिए, ये अच्छा है कि उन्होंने आपसे अपने को बड़ा मान लिया उम्र में। अरे शर्मा जी खुश हो जाइए, अरे सुनिए, खुश हो जाइए। आपको बेटा कह रहे, मतलब उन्होंने अपने को बुजुर्ग मान लिया है। अरे इसके उम्र के मेरे बेटे होंगे। अरे बाप रे, मैं डेटा दूंगा अभी, मैं अभी पूरा डेटा दूंगा। पूरा डेटा जी सुनिए, 26 अप्रैल को देश का चुनाव हो रहा है। 26 अप्रैल, अरे पूरे देश का चुनाव हो रहा है। अरे बेटा मेरे बच्चे सुनो, अरे मेरे बच्चे 26 अप्रैल 7 बजे बताता हूं तेरे को क्या होता है। 26 अप्रैल 7 बजे महाराष्ट्र में था 54.। चलिए अब आप लोग तय कर लीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन किसका बच्चा है और कौन किसका बेटा है। इस बीच में घनश्याम जी भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। राजीव रंजन जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए और फिर घनश्याम जी आपका रुख करूंगी। राजीव रंजन जी, अच्छा सुन लीजिए। देखिए जी राजीव जी, अपनी बात रखिए। अगर कोई सवाल नहीं है हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा हाँ। जी, मैं चंदा के बदले धंधा जैसे जो आरोप हैं वो अक्सर इंडिया के साथियों से मैं सुनता हूँ। बिहार का एक आदर्श उदाहरण है। घनश्याम तिवारी जी किस तरह से अभी हमें रहना चाहिए चुनाव का जो आंकड़ा वोटर्स परसेंटेज है। आज डिबेट इस मुद्दे पर है राजीव जी। नहीं, चूंकि उन्होंने ये सवाल उठाया था इसलिए मैं बस इसको काफी संक्षेप में रख देता हूँ। बोलिए। शराब कंपनियों से 43 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। बिहार शराबबंदी का राज्य है। अब सोचिए, जिस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल हो, जहां शराबबंदी पूरे बिहार में लागू हो, वहां शराब बनाने वाली कंपनियों ने 43 करोड़ रुपए 9 कंपनियां वेस्ट बंगाल बेस्ड उन कंपनियों ने दिए। जो 70 करोड़ रुपए उनको मिले, उसमें लगभग 60% से ज्यादा शराब कंपनियों का बहस अलग है। किस वजह से है, घनश्याम तिवारी जी बात कर लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा, अभी भी चंदा के बदले धंधा उन्होंने ये कहा था, इसलिए मैंने कहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतरता के साथ चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस तंत्र की विश्वसनीयता को बार बार खंडित करने की आप कोशिश करेंगे, आप भी जीतेंगे तो सवाल आपकी जीत पर भी लोग खड़े करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये सहमति जरूर होनी चाहिए कि इन मसलों पर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर हमें उठना चाहिए। बिल्कुल घनश्याम जी, देखिए जीतेंगे आप तो फिर आपसे भी सवाल होगा। बिल्कुल, आज देश का युवा मानता है, किसान मानता है, देश की बेटी मानती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना के लिए जब वोट मांगे, उससे उसे विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, सबसे बेईमान पार्टी है। अगर सबसे बेईमान पार्टी इस बात की वकालत कर रही है, सुनिए, नहीं मुद्दे पे आ रहा हूं, इस बात की वकालत कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के डेटा में 5%, 6%, 7%, 8% का डिफरेंस हो, इससे आम वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब, अगर सबसे बेईमान पार्टी आम वोटर से इस बात की वकालत कर रही है, इसका मतलब आम वोटर को इससे सतर्क रहना चाहिए। जो पार्टी आपके एक एक वोट को हेट स्पीच से भी निकाल लेना चाहती है, वो इस बात से आश्वस्त है कि जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने पहले दिन कहा और 11 दिन बाद बताया, उसमें महाराष्ट्र में जैसे 8.5% का अंतर है, इससे भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। इससे देश के हर वोटर को सतर्क होना चाहिए। और ये जो बार बार कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव में ये हो गया, हिमाचल चुनाव में ये हो गया, साहब अगर आपके घर में होली में चोरी नहीं हुई, दिवाली में चोरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि नए साल में आप ताला खुला छोड़ के सो जाते हैं। ये ऐसा माहौल है जहां पर चुनाव आयोग बार बार कटघरे में खड़ा होता है। प्रधानमंत्री प्रतिदिन हेट स्पीच देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के हैंडल प्रतिदिन हेट स्पीच प्रसारित करते हैं। तो चुनाव आयोग के ऊपर धांधली के आरोप लगते रहेंगे जब तक वो अपनी साख नहीं बनाएगा। और उसको इस तरह का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ बैठ करके ईवीएम को लेकर या चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहा है, वोटर्स परसेंटेज को लेकर चल रहा है, क्या लग रहा है वोटर के मन में संशय आएगा आने वाले 5 चरण के मतदान में? देखिए, इससे पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लाल कृष्ण आडवाणी भी इस पे आरोप लगाया करते थे इलेक्शन कमीशन पे, और वो कहते थे कि बैलेट से होना चाहिए। तो ये बहुत हद तक एक राजनीतिक है सवाल कि वो अपने मतदाताओं के बीच में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। हर राजनीतिक पार्टी, अगर विपक्षी पार्टियां हैं तो वो करना चाहती है। अगर वो विश्वास नहीं करती तो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती। तो ये बहुत हद तक, लेकिन ये सवाल जो अभी 11 दिन वाला सवाल है, ये सही मायने में ये एक गंभीर मामला है, गंभीर सवाल है। इसको एक इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। और आने वाले चरणों में सारी चीजें चाहिए कि भाई डेटा आप इमीडिएट रिलीज करें, 24 घंटे या 36 घंटे, जो भी वक्त पहले अब तक लगता रहा है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। बहुत सारे नेता, विपक्ष के पहले भी बहुत सारे नेता जो है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आरोप लगाया पहले, जब भी वो विपक्ष में हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आरोप लगाया, और बहुत से तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो आरोप लगाते थे। ये परंपरा पुरानी है। ये परंपरा पुरानी है। और के शर्मा साहब, देखिए, अब आपको बता दिया अजीत जी ने कि ये परंपरा पुरानी है, तो मतलब सत्ता में जो भी रहे, विपक्ष इसी तरीके के सवाल उठाएगा। आप ज्यादा आग बबूला ना हो ना। आग बबूला का इशू ही नहीं है। विपक्ष से देखिए, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। तो इसमें कोई, हम इसको लेके कोई बहुत ज्यादा चिंतित थोड़ी ना, हमें पता है इनकी हार सुनिश्चित है। अरे तो ये क्या है, ये आरोप ही तो लगाएंगे और क्या करेंगे। अपने आखिर हार का ठीकरा कहीं तो फोड़ना है। इनके नेतृत्व में इतनी क्षमता तो है नहीं कि अपने हार को स्वीकार कर सके। एक भगोड़ा नेतृत्व जो 2019 में चुनाव हारा, राहुल गांधी की अध्यक्षता में, चुनाव हारते ही भाग खड़ा हुआ पद से। ये पहली बार हुआ है शर्मा जी, एक नेता दो जगह से चुनाव लड़ रहा है और दोनों जगह से नहीं जीता हो, या एक जगह से जीता हो एक जगह, क्या ये पहले कभी नहीं हुआ किसी नेता के साथ? बीजेपी में नहीं हुआ? ना ना ना, भगोड़ा नेतृत्व मैंने कहाँ के लिए बोला शोभना जी? मैंने कहा 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा देके क्यों भागे? ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर भगोड़ा बने। लेकिन मैं एक बात कहता हूं जो अजीत शुक्ला जी ने यहां पर बोली, और वो बहुत महत्व की बात है। शोभना जी, आपके चैनल से भी जाना चाहिए जी। निश्चित तौर से ये लोकतंत्र का महापर्व है।
हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री हो, अन्य हमारे लीडर्स हो, बार बार हम जनता से आह्वान करते हैं कि आइए वोट कीजिए, आइए इस पर्व में हिस्सा लीजिए। आज तक राहुल गांधी ने एक बार अपील की हो, आज तक प्रियंका गांधी ने एक बार वोट की अपील की हो, एक बार किसी विपक्षी दल के नेता ने वोट की अपील की हो कि आइए और मतदान में भाग लीजिए। एक बयान मुझे सुना दीजिए तो मैं मानूं। ठीक है, साबरा साहब जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी और ये चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो, जो कर चुके थे लोग इमरजेंसी लगा जी, ये उसी के आज भी चलने वाले लोग हैं, इसीलिए चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, देश की संस्थाओं को जो है सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट सुन लेते हैं, हम आपने आरोप लगा दिए, साहब साहब का जवाब सुन लेते हैं। दीजिए साहब साहब। शोभना जी देखिए, शोभना जी मैं तीन आंकड़े देना चाहता हूं 26 अप्रैल के और फाइनल के। 26 अप्रैल को बिहार में इन्होंने डिक्लेयर किया 54.91, लेकिन फाइनल आंकड़े क्या दिए 59.45। महाराष्ट्र में इन्होंने आंकड़ा पहले क्या दिया 54.34, फिर आंकड़ा क्या दिया 62.71। पश्चिम बंगाल में 71.84 और उसके बाद में फाइनल आंकड़ा दिया 76.98। यानी इतना बड़ा अगर फर्क आता है तो ये जो सरकार जिसका नेतृत्व फेकू चंद महाराज कर रहे हैं, तो ये फेकू सरकार जिसने 10 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ और लूट की राजनीति करी है, और उसी नेतृत्व ने इलेक्शन कमीशन के 2 लोगों को अपॉइंट किया, जबकि कोर्ट ने कहा था कि उसके अंदर एक पैटर्न दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पैटर्न को अपने सत्ता बल के आधार पर इन्होंने बदल दिया और 2 अपने ही वहां पर लोगों को ला करके बिठा दिया। तो क्या यह शक नहीं आएगा? फिर इलेक्शन कमीशन अगर इसके ऊपर ये जो गड़बड़ ज्यादा हुआ है इसके ऊपर अगर खुलासा नहीं करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेगा, तो क्या इसके ऊपर शक नहीं आएगा? तो ये शक की सुई तो इसकी जवाबदारी तो सरकार ठीक है ना, ये तो परंपरा है। देखिए अजीत जी ने बता दिया ये परंपरा है। जब आप सत्ता में थे तो विपक्षी यही कहते थे कि साहब आप घपला कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में है इलेक्शन कमीशन। आज यही बात आप कह रहे हैं। नहीं, तब शोभना जी इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। 11 दिन के बाद में नहीं आता था प्रश्न है, चुनाव आयोग दिन के बाद में नहीं आता। मेरे पास समय कम है, बोलिए बहुत ज्यादा तो 48 घंटे में आता था। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 48 घंटे का काम जो है वो 11 दिन में हो रहा है। आपके करोड़ों दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए शोभना जी कि जब संविधान बना उसके बाद ही ये प्रावधान दिया गया कि संसद से कानून बनाकर और चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई जो है नियम प्रारूप बनना चाहिए। 70 साल कांग्रेस यहां बैठी रही सत्ता में, इसने कभी कानून नहीं बनाया। अपने चापलूसों को, अपने सोचने वालों को इन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति करते क्या प्रॉब्लम थी? कभी कानून नहीं बनाया। हमने सदन के अंदर कानून बनाया। देखिए अभी बहुत बड़ी बात यहाँ पर आज अजीत शुक्ला जी ने कह दी है, और ये परंपरा है। जो भी सत्ता में रहता है विपक्ष उससे ऐसे ही सवाल पूछता है और पूछने भी चाहिए, यही लोकतंत्र है। चुनाव आयोग पर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, आगे भी उठती रहेंगी। चुनाव कोई पहली और आखिरी बार तो हो नहीं रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज पर आप इस चर्चा का हिस्सा बने।